हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ के हर नोटिफिकेशन उन्हें मिलते रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और आपके लिए जो पब्लिकली प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर कर दीजिए, जिससे और भी भाई बहन यहाँ से पढ़ के अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जो आज का हमारा सेशन है वो संपूर्ण साहित्य पे है, संपूर्ण पाठ्यक्रम पे है और प्रैक्टिस 6 है। ठीक है, तो चलिए देखिए, बिना समय नष्ट किए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में कृष्णशंकर शुक्ल की रचना है। आपके ऑप्शन हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 की रचना है, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 की रचना है, ऑप्शन सी है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 की रचना है, ऑप्शन डी है भाषा काव्य संग्रह 1873 की रचना है। चलिए आप सब अपने अपने आंसर करिए। तो दोस्तों, ये रचनाएं यहाँ पे मैंने जो चारों ऑप्शन रखा है ये परीक्षा में पूछी हुई रचना है और ये इतिहास लेखन की रचना है। ठीक है, ये इतिहास ग्रंथ है, तो इसलिए इन्हें जानना परम आवश्यक है। तो देखिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका कृष्णशंकर शुक्ल की रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करूँ, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, तो ये किसने लिखा है? तो इसे इंद्रनाथ मदान ने लिखा है, इंद्रनाथ मदान। ठीक है, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर रचना जो कि 1939 की रचना है, इसे इंद्रनाथ मदान ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की बात करूं जो कि 2003 की रचना है, इसे सुमन राजे ने लिखा है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त, ये बहुत बार पूछा गया है, इन्हें आप ध्यान रखें। ये सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। भाषा काव्य संग्रह की बात करूं तो ये 1873 की रचना है और इसे किसने लिखा है? इसे महेश दत्त शुक्ल ने लिखा है, महेश दत्त शुक्ल। ठीक है, महेश दत्त शुक्ल ने भाषा काव्य संग्रह की रचना 1873 ईस्वी में किया था। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं, निम्न में अलंकार ग्रंथ नहीं है। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, आपके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और जिनमें एक बदल दिया जाएगा, कौन सा ग्रंथ इसमें अलंकार है, कौन सा ग्रंथ अलंकार नहीं है। तो आप ये भी जानते रहिए। और ये सभी चर्चित रचनाएं हैं मृत्यकाल की। तो देखिए, आपके ऑप्शन है पद्माभरण ए, ऑप्शन बी है शिवराज भूषण, ऑप्शन सी है अलंकार चंद्रोदय, ऑप्शन डी है छंदारो पिंगल। तो जान लीजिए, पद्माभरण रचना पद्माकर का है, शिवराज भूषण भूषण की रचना है और अलंकार चंद्रोदय की बात करें तो ये रसिक सुमति का है, रसिक सुमति। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, रसिक सुमति की रचना अलंकार चंद्रोदय है। और छंदारो पिंगल की बात करूं तो ये है भिखारी दास की, जिनकी काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शतरंज सतिका ये चर्चित रचनाएं हैं, तो उन्हीं की है छंदारो पिंगल। तो देखिए, पद्माभरण शिवराज भूषण भूषण की है, अलंकार चंद्रोदय, ये तीनों रचनाएं आपके क्या हैं? अलंकार ग्रंथ हैं। ठीक है, और ये जो छंदारो रचना है ये इनमें छंद का वर्णन है। ध्यान रखिएगा, ये जो रचना है इसमें छंदों का विवेचन है, न कि अलंकार का। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हूँ प्रश्न नंबर 3 पे, देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। देखिए फिर से, देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है आचार्य शुक्ल का कथन है देव के लिए, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है या फिर डॉक्टर नगेंद्र का है।
तो बताइए देव के लिए ये कथन किस आलोचक ने कहा है? तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है, ऐसा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। इसमें कामता प्रसाद गुरु की रचना नहीं है। इसमें कामता प्रसाद गुरु की रचना नहीं है। पहले नहीं शब्द को ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन ए है हृदय तरंग, ऑप्शन बी है पद्य पुष्पावली, ऑप्शन सी है भौमासुर वध, ऑप्शन डी है विनय पचासा। तो जो रचना कामता प्रसाद गुरु की नहीं है उसी का चयन आपको करना है। तो चलिए बताइए। दोस्तों प्रश्न कैसे हैं कैसे नहीं, इस पे आप लोग अपनी राय तो दिया करिए। मैं बार बार कहती हूँ कि आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिए, जिससे मैं और अच्छे अच्छे प्रश्न और अपने प्रैक्टिस में फेरबदल कर सकूं। तो देखिए इनमें कामता प्रसाद गुरु की रचना आपका ऑप्शन ए हृदय तरंग नहीं है। तो फिर है ये किसकी, ये भी आप जानिए। एक लेखक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, जिन्होंने हृदय तरंग शीर्षक से रचना किया है। और वे किसकी रचनाओं का, तो सत्यनारायण कविरत्न, सत्यनारायण कविरत्न के समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से किया। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। सत्यनारायण कविरत्न के समस्त रचनाओं का, सत्यनारायण कविरत्न के समस्त रचनाओं का हृदय तरंग शीर्षक से रचना यानी संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया। बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया। ठीक है, ये तथ्य आप ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। और पद्य पुष्पावली, भौमासुर वध, विनय पचासा, ये तीनों रचनाएं कामता प्रसाद गुरु की हैं। ठीक है, तो ये भी एक विशेषता है। जो पद्य पुष्पावली है ये आपका खड़ी बोली में है। ये आपका पद्य पुष्पावली, आप लोग वॉइस पे ध्यान दीजिएगा, पद्य पुष्पावली खड़ी बोली में है। और ये भौमासुर वध और विनय पचासा जो है ये दोनों रचना ये आपका ब्रज भाषा में है। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनिए। पद्य पुष्पावली खड़ी बोली में है, भौमासुर वध विनय पचासा ये ब्रज भाषा में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ए है, मुकुटधर पांडे, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ए बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे, दोनों लोग सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ।
चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। इलाचंद जोशी को हिंदी का मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जा सकता है। एक बार फिर से सुनिए। इलाचंद जोशी को हिंदी का मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जा सकता है। ये कथन किसका है? तो डॉक्टर गोपाल राय का है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है जैनेंद्र कुमार का है। ऑप्शन सी है आचार्य शुक्ल का। ऑप्शन डी है नगेंद्र का। तो ऑप्शन करिए। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डॉक्टर गोपाल राय ने इलाचंद जोशी को हिंदी का मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना है। ठीक है। जैनेंद्र की बात करूं तो इन्हें हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक कहा जाता है, माना जाता है। और एक ख़ास बात यह है, जैनेंद्र जी ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को अज्ञेय उपनाम दिया था। तो अज्ञेय जी को अज्ञेय उपनाम किसने दिया था? तो जैनेंद्र कुमार ने। ये भी आप सब ध्यान रखिएगा। और जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों का जो मूल विषय है काम, पीड़ा एवं अहम का विसर्जन है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनके उपन्यासों का जो विषय है, उपन्यासों का विषय काम, पीड़ा एवं अहम का विसर्जन है। तो ध्यान रखिएगा कि जैनेंद्र के उपन्यासों का विषय काम, पीड़ा और अहम का विसर्जन है। और इन्होंने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय उपनाम दिया था और मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के जनक माने जाते हैं। ठीक है। तो चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है। ये हमने आपको पहले शुरुआती वीडियो में पढ़ाया हुआ है। आज हमने ये प्रश्न फिर से लिया है। तो देखिए हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है। ऑप्शन ए है जीने के लिए। ऑप्शन बी है सिंह सेनापति। ऑप्शन सी है जय योधे। ऑप्शन डी है मधुर स्वप्न। ऑप्शन ई है विस्मित यात्री। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न टीजीटी पीजीटी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप तैयार रखें। तो देखिए हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है। तो पहले ये उपन्यास है किसके? ये सभी ऑप्शन में जो उपन्यास हैं, जीने के लिए सिंह सेनापति, जय योधे और मधुर स्वप्न, विस्मित यात्री, ये सभी उपन्यास हैं राहुल सांकृत्यायन के। राहुल सांकृत्यायन के। ठीक है। तो देखिए इनमें हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर है जीने के लिए। जीने के लिए हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है, जिसके उपन्यासकार हैं राहुल सांकृत्यायन। तो दोस्तों इन सभी उपन्यासों को आप ट्रिक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। जैसे राहुल सांकृत्यायन जी ने जीने के लिए सिंह सेनापति का, जय योधे का मधुर स्वप्न देखा, तो विस्मित यात्री बन गए। ठीक है। ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। कीचड़ और कमल और देवगढ़ की मुस्कान। तो ये आपका एक तो ये है कीचड़ और कमल, देवगढ़ की मुस्कान उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए है वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन बी है डॉक्टर देवराज। ऑप्शन सी है विश्व प्रभाकर। ऑप्शन डी है अमृतलाल नागर।
तो यहाँ पे देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कीचड़ और कमल। और देवगढ़ की मुस्कान उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, तो चलिए डॉक्टर देवराज के भी महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, तो इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। इनके उपन्यास है डॉक्टर देवराज के पथ की खोज है, और बाहर भीतर है, रोड़े और पत्थर हैं, और आज की डायरी है, और मैं, वे और आप, दोहरी आग की लपट है। ठीक है, तो ये आपके डॉक्टर देवराज के हो गए। विष्णु प्रभाकर की बात करूं तो अर्धनारीश्वर इनका चर्चित उपन्यास है। ठीक है, अर्धनारीश्वर इनका चर्चित उपन्यास है। और तट के बंधन है, स्वप्नमयी है, ढलती रात है, तो ये सब विष्णु प्रभाकर के। अमृतलाल नागर की बात करूं दोस्तों तो इनके सभी उपन्यास चर्चित हैं, जिसमें आपका महाकाल हो गया, बूंद और समुद्र हो गया, नाच्यो बहुत गोपाल हो गया, और मानस का हंस हो गया, खंजन नयन हो गया, तो ये सब अमृतलाल नागर के चर्चित उपन्यास रहे हैं, तो इन्हें आप ज़रूर ध्यान रखें। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी के संस्मरण हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी के संस्मरण हैं। नंगा तलाई का गांव 2004 में, व्योमकेश दरवेश 2010 में, गंगा स्नान करने चलोगे 2012 में, ये सभी। और ये लेटेस्ट रचना है दोस्तों। सभी जो लेटेस्ट रचनाएं हैं उन्हें भी आप एक जगह नोट करते हुए चलिए, उनको अच्छे से पढ़ते चलिए। तो देखिए विश्वनाथ त्रिपाठी के संस्मरण, जिनमें व्योमकेश दरवेश अति इम्पॉर्टेंट है, इनको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके रखिए। ठीक है, व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी का है और हजारी प्रसाद द्विवेदी पे लिखा गया है। नंगा तलाई का गांव, ये भी विश्वनाथ त्रिपाठी का संस्मरण है। व्योमकेश दरवेश, ये भी विश्वनाथ त्रिपाठी का है। और गंगा स्नान करने चलोगे 2012 की रचना है, ये भी संस्मरण है। और किसका है तो विश्वनाथ त्रिपाठी का। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। निम्न में गद्य काव्य या गद्य गीत का जोड़ा असत्य है। निम्न में गद्य काव्य या गद्य गीत का जोड़ा असत्य है। तो देखिए चितवन के फूल माधव प्रसाद पांडे का है। हृदय की हिलोर वृंदावन लाल वर्मा का है। दोपहरिया के फूल दिनेश नंदिनी डालमिया का है। और देश की मिट्टी बुलाती है भदंत आनंद कौशल्यायन का है। तो बताइए इनमें कौन सा जोड़ा असत्य है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे होगा कौन सा जोड़ा गद्य गीत का जोड़ा नहीं है, यानी वो गद्य गीत ना होकर के कोई अन्य विधा की रचना है। यहाँ पे आपका ये होना चाहिए था। चलिए ऑप्शन करिए। तो देखिए ये चितवन के फूल है माधव प्रसाद पांडे का। ये चितवन के फूल है और नीचे दिया है दोपहरिया के फूल दिनेश नंदिनी डालमिया का। इसी प्रकार एक और है चितवन के फूल और चितवन की छाँ, ये किसका है तो ये आप जान लीजिए विद्यानिवास मिश्र का है, चितवन की छाँ। ठीक है, तो आप इसको एक जगह यहीं पे कहीं कलेक्ट कर लीजिएगा। चितवन के फूल माधव प्रसाद पांडे और चितवन की छाँ विद्यानिवास मिश्र का है। तो चलिए इन चारों ऑप्शन में आप गेस करिए कौन सा नहीं है। तो देखिए चितवन के फूल माधव प्रसाद पांडे का है। हृदय की हिलोर वृंदावन लाल वर्मा का गद्य गीत है। और दोपहरिया के फूल दिनेश नंदिनी डालमिया का है। देश की मिट्टी बुलाती है भदंत आनंद कौशल्यायन का, ये आपका गद्य गीत नहीं है। ये आपका ऑप्शन डी गद्य गीत नहीं है। ठीक है, ये अन्य विधा की रचना है। चलिए दोस्तों प्रश्न 11 और आज के सेशन का अंतिम देखते हैं। ठीक है, बस आज यहीं तक पढ़ाएंगे। इसके और आने वाले प्रैक्टिस में आपको हम और ज़्यादा प्रश्न देंगे। देखिए निम्न में कृष्णनाथ की रचना है। निम्न में कृष्णनाथ की
रचना है तो ऑप्शन ए है स्फितियों। स्फितियों में बारिश, स्फितियों में बारिश, तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना, पड़ोस की खुशबू। तो यहाँ पे देखिए ये कृष्णनाथ की रचना हो जाएगा ऑप्शन ए स्फितियों में बारिश, तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना, पड़ोस की खुशबू। ये तीनों रचनाएं दोस्त रामदरस मिश्र का है और ये चर्चित रचनाएं हैं। ये रचनाएं पूछी जाती हैं तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। ये है आपका रामदरस मिश्र का। ठीक है, तो दोस्तों बस आज यहीं तक पढ़ा पाऊँगी और भी इसमें व्याकरण और संस्कृत साहित्य के क्वेश्चन लेने वाले थे, तो बस आज यहीं तक। इसके अगले प्रैक्टिस में मैं कराऊंगी। प्रश्न कैसे हैं प्लीज़ दोस्तों आप सब अपनी राय ज़रूर दिया करिए और वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को एक लाइक किया करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, इसलिए क्योंकि और भाई बहन यहाँ से पढ़ के अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो ठीक है, चलिए तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाई करिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।